हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल के डेली करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर डिस्कशन में। तो यहाँ पे हम लोग न्यूज़पेपर भी डिस्कस करते हैं और साथ में करंट अफेयर्स के भी टॉपिक को डिस्कस करते हैं एक्सप्लेन करके, ठीक है, जितना पॉसिबल हो पाता है। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, आपने उसे आंसर भी किया। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया है, बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वहीं पे कमेंट कर दिया करिए, ठीक है, ताकि और भी लोग इंस्पायर हों और वो इसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसमें दिया है कि ऐसे कौन कौन से मैटर हैं जिसमें स्टेट के बहुमत की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। नॉट लेस देन हाफ का मतलब है कुल स्टेट के अपॉन 2+1 ना, कम से कम आधे से अधिक। तो देखो भाई, जिसमें स्टेट की ज़रूरत होगी, स्टेट का जिसमें मैटर होगा, स्टेट की जिसमें बात होगी, जैसे कोई भी मामला है जिसमें स्टेट भी एक पार्टी है, तो ऐसे किसी भी मामले को चेंज करने के लिए स्टेट के बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन, राष्ट्रपति के इलेक्शन की प्रक्रिया बदली जाएगी, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में राज्य भी तो भाग लेते हैं ना, राज्य की विधानसभाएं भी भाग लेती हैं। जैसे राज्य के राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, वैसे ही राज्य की विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के भी सदस्य भाग लेते हैं। तो अगर इसमें कोई परिवर्तन होगा तो राज्यों को भी तो सहमति लेनी पड़ेगी। ऐसे ही राज्यों में जो राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है अपर हाउस में, वहाँ पे भी राज्यों का मैटर इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे भी राज्यों के बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। 7th शेड्यूल में जो तीनों अनुसूचियाँ हैं, राज्य सूची, संघ सूची और अनुसूची, वो कंकरेंट लिस्ट जिसे आप बोलते हैं समवर्ती सूची, इन तीनों लिस्ट में अगर कोई चेंज करना होगा तो ये भी मैटर राज्य से रिलेटेड है। तो अगर ये ऐसे तीनों मैटर में से कोई भी चेंज होगा तो स्टेट के बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, राज्य की विधान परिषद है, इसको समाप्त करने का अधिकार उसकी विधानसभा को है, वो बहुमत पारित करके समाप्त कर सकती है, ठीक है ना। तो इसमें राज्यों के बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये केवल उसी राज्य के बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो इसे आप कट कर दीजिए 4 में और आपके पास एक आंसर मिल जाएगा, वो ए होगा, ठीक है। चलिए अगले पे जाते हैं। इसका मतलब था कि देख लीजिए क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। इलेक्शन प्रोसेस चालू होता है, जो कमेंस होता है, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला दिया है कि इलेक्शन की जो रिकमेंडेशन होती है, सिफारिश होती है, वो गवर्नमेंट देती है, और नोटिफिकेशन जो इलेक्शन का होता है वो इलेक्शन कमीशन देता है। और यही प्रश्न, यही स्टेटमेंट सही भी है। रिकमेंडेशन कौन देगा? गवर्नमेंट दे देती है, ठीक है, नोट दे देती है कि भाई अब इलेक्शन होना है, उसको नोटिफिकेशन कब होना है, और उसको सारा एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। तो बाकी सारे आपके गलत हो जाएंगे। देखिए दूसरे में क्या कह दिया गया है कि नोटिफिकेशन जो है वो होम मिनिस्ट्री देती है, इसलिए गलत हो गया। तीसरे में दे दिया गया है कि रिकमेंडेशन इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन देता है, ऐसा तो है नहीं, इसलिए गलत हो गया ना। और इसमें कहा गया दोनों काम वही करता है, नहीं, गवर्नमेंट रिकमेंड करती है और जो इलेक्शन कमीशन होता है वो पूरा उसको एडमिनिस्टर करता है, नोटिफिकेशन से लेकर के पूरा कंप्लीट करने तक, ठीक है। चलिए ये दोनों क्वेश्चन के आंसर ए हो गए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये न्यूज़पेपर का एक सेशन है, एक आर्टिकल है जिसमें टॉपिक था, जिसमें लिखा है कि मॉनसून सेशन स्टार्ट होना है 14 सितंबर से। तो आपके मन में ये बात आ रही होगी कि सर पेंडेमिक चल रहा है फिर भी मॉनसून सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो मजबूरी है, क्योंकि 23 सितंबर को 6 महीने हो रहा है। नियम क्या है? 1 और 2 बैठकों के बीच में पार्लियामेंट के क्या नहीं होना चाहिए? 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो 23 सितंबर को क्या हो रहा है? 6 महीने पूरे हो जाएंगे, तो निश्चित ही इसके पहले उन्हें हेल्ड करना पड़ेगा। तो भले ही पैंडमिक है, लेकिन ट्रेडिशन को हम लोग नहीं वो कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये बैठक की जा रही है, ठीक है। अगला है विराट, INS विराट के बारे में आपने सुना होगा। ये एयरक्राफ्ट कैरियर था, ठीक है ना, अपने यहाँ का। अब इसे डीकमीशन कर दिया गया। डीकमीशन कर देना मतलब यूज से बाहर कर देना है। कुछ लोग की राय थी कि इसको INS विक्रांत को क्या कर दिया जाए, INS विराट को क्या कर दिया जाए, म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिससे लोग आएंगे इसे देखेंगे। लेकिन फाइनली डिसाइड ये किया गया कि नहीं, इसको भी जो है भेज दिया जाए। कहाँ पे? ये देखो यहाँ पे दिया है शिप ब्रेकिंग यार्ड, ठीक है। अलंग यार्ड जो है शिप ब्रेकिंग यार्ड है, जहाँ पे इसे पूरी तरह से स्क्रैप बना दिया जाएगा, ठीक है, और इसे म्यूजियम में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। तो जैसे विक्रांत आपने सुना था, उसको भी क्या कहते हैं स्क्रैपिंग यार्ड में भेज दिया गया था, तो उसी तरीके से इसको भी वहीं पर भेज दिया जा रहा है, ठीक है।
बस इतनी बात थी। लोग इसके म्यूज़ियम की बात कर रहे थे। और INS विराट डीकमीशन हो गया है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे गिवन है कि ये 30 साल की सर्विस कंप्लीट कर चुका है। कमीशन हुआ था 1987 में और इसको समाप्त किया गया है 2017 में। कुल ये 30 साल की सर्विस भारत में देकर के अब रिटायर हो चुका है INS विराट। ये एक नया आर्टिकल है जिसमें गिवन है अरुणाचल प्रदेश के लोग चाह रहे हैं, वहाँ के बीजेपी जो वहाँ की पार्टी है, रूलिंग पार्टी, वो चाह रही है कि अरुणाचल प्रदेश को 6वीं अनुसूची में रख दिया जाए। ये समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा 6वीं अनुसूची क्या है। ठीक है, तो अपने संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अभी जो बेसिक संविधान हमारा शुरुआत में बना था वहाँ पे 8 अनुसूची थी। 9th 10th 11th और 12th अनुसूची बाद में जोड़ी गई। 9th अनुसूची जो है पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई, जिसमें भूमि अधिग्रहण के बारे में, लैंड एक्विजिशन के बारे में दिया है। 10वीं अनुसूची जो है 1985 में 52वें संविधान संशोधन मतलब 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड की गई थी और इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की जाती है, दल बदल कानून की बात की जाती है। 11th जो शेड्यूल है, 11वीं अनुसूची है, वह 1992 में जुड़ी, 92 में मतलब 1992 में, और 12वीं अनुसूची भी 1992 में ही ऐड हुई है, लेकिन दोनों को इम्प्लीमेंट किया गया 1993 में। 11वीं अनुसूची जो है वो क्या कहते हैं, ग्राम प्रशासन की बात करता है, जिसमें कुल 29 विषय रखे गए हैं, जबकि 12वीं अनुसूची जो है नगर निगम की बात करता है, जिसमें कुल 18 विषय रखे गए हैं जिन पर नगर प्रशासन कानून बना सकता है। तो आप ये याद रखिएगा। अब 6वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं। 6वीं अनुसूची जो है वो 4 विशेष राज्य मतलब असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से वहाँ की जनजातियों के प्रबंधन की बात करता है, उनकी सुरक्षा की बात करता है। केवल 4 राज्य का प्रावधान है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये अरुणाचल प्रदेश की बात उसमें लाने के लिए इसलिए हो रही है कि अगर वो वहाँ पे आ जाएगा 6वीं अनुसूची में तो इट विल प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इंडिजिनस पीपल। तो इससे क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे, वहाँ पे लोग आ जा नहीं सकेंगे, पोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे ना, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग हो जाएंगे। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश को 6 शेड्यूल में ले जाने की बात की जा रही है। यहाँ दिया भी है 6 शेड्यूल क्या होता है, मेघालय, असम, मिजोरम। याद रखिएगा 4 राज्य कौन कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये आप ग्राफ देख लीजिए, इसका मेन मैटर यहाँ पे है। जो दिल्ली है उसकी कैपिटल की एयर क्वालिटी तो इम्प्रूव हुई है, क्योंकि भाई पॉल्यूशन उतने ज़्यादा नहीं हुए पेंडेमिक के समय, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है इतनी इम्प्रूव होने के बाद भी आज वो बहुत सारे शहरों से पीछे है। ठीक है, और दिल्ली में जो है वो सबसे ज़्यादा 2.5 PM पाए जाते हैं पार्टिकुलेट मटेरियल। 2.5 बहुत बारीक होते हैं, कण हैं, ये छोटे छोटे पॉल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, अब इतने बारीक होते हैं कि आदमी जब इनहेल करता है, ब्रीद करता है ना, तो इनहेल करते समय ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन में चले जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद फिर ये डिजीज़ बन जाएंगे, ब्लॉकेट का काम करेंगे। ठीक है ना, तो एक तरीके से 2.5 मैटर्स जो हैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा हैं और विच इज़ लाइक कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स इन या विच मे कॉज। ठीक है, इससे ज़्यादा थे पहले, अभी कम होने के बाद ये हाल है इसके। कहा गया है कि कोविड-19 के समय एयर क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव की है, लेकिन वो बाकी शहरों से बेहतर नहीं हो पाया है। ऐसे बहुत सारी मेगा सिटीज़ हैं जिनसे वो बहुत पीछे है। ठीक है, तो 6 मेगा सिटीज़ भी हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, इन सब की अपेक्षा दिल्ली की हाल बड़े बुरे हैं। यहाँ की एयर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पे PM 2.5 का लेवल बहुत हाई है। ठीक है, और इसी तरह से दिया गया है कि ये इनहेलेबल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब बहुत बारीक होते हैं, जो डिपॉजिट हो जाते हैं कहाँ पे, लंग्स में जा कर के, और ब्लड स्ट्रीम्स में भी ये दिक्कत कर सकते हैं, ब्लॉकेट कर सकते हैं और रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी बना सकते हैं। दिल्ली में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ 2.5 है पार्टिकुलेट मटेरियल पॉल्यूटेंट, सो दिस इज़ अ बैड साइन। ठीक है, मतलब इसमें कंसर्न करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि मतलब इतने पोल्यूशन फ्री होने के बाद भी ये हाल है, तो सोचो पहले कैसे होता होगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत बुरे हाल है एंड पीपल शुड टेक केयर, गवर्नमेंट शुड टेक केयर। ठीक है ना। एक और रिपोर्ट है, RBI ने कही है कि इकोनॉमी श्रिंक करेगी, तो टेक्निकली एकदम सही बात है, श्रिंक करना ही है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ नहीं चल रही हैं, बहुत से डिपार्टमेंट बंद हैं ना, जिन पे काम नहीं हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। अब इसमें
खर्चे तो कम हो नहीं रहे, यहाँ पे ये देख लीजिए कंजम्पशन कम हो नहीं रहा है। सरकार को मदद देनी है, पीडीएस देना है, टीपीडीएस देना है ना, इसके माध्यम से चीज़ें बंटवानी है, राशन बंटवाना है, मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी है। फ्लड इस समय बहुत चल रही है, मतलब हर जगह आई हुई है, तो फ्लड का भी कंपनसेशन देना है लोगों को, ठीक है। आप जितने भी डेवलपमेंट है उसमें खर्चे हैं, तो इसलिए जो ग्रोथ होगा वो श्रिंक करेगा, ये आरबीआई का कहना है। इकोनॉमी जो होगी वो कमज़ोर होगी, ठीक है। ये एक मैटर था जो कल मैंने डिस्कस किया था, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, इसकी थोड़े से डिटेल आपको मैं बता दूं। FATF जिसे फुल फॉर्म में कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, कल मैंने कहा था पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया है। तो ग्रे लिस्ट में जो भी कंट्रीज़ होती हैं उन्हें क्या किया जाता है, वार्निंग दिया जाता है कि तुम्हारा पैसा वैसा रोक दिया जाएगा अगर तुम बात नहीं मानोगे। ये जो FATF है काम किस पर करता है, दो चीज़ों पर। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग ना हो पाए, पैसा इधर से उधर ना हो पाए, ठीक है ना, गैर कानूनी पैसा, ब्लैक मनी बोल सकते हैं, और आतंकवाद को पैसा ना दिया जाए, टेरर फंडिंग पे ये रोक लगाता है। पाकिस्तान इसमें बहुत आगे है, तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था, और अब उसे फिर से अक्टूबर में मीटिंग उसकी होने वाली है। अगर वो फिर से फाइनल नहीं कर पाया और उसमें वो मतलब कुछ सुधार नहीं करता है, प्रेजेंट नहीं कर पाया, तो उसे ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। ब्लैक लिस्ट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि कोई कंट्री कोऑपरेट नहीं करेगी, फिर तुम अपने हिसाब से जियो। अभी तो ग्रे लिस्ट से वो ग्रीन लिस्ट में भी जा सकता है, लेकिन ब्लैक लिस्ट हो जाएगा तो बात ही खत्म है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। प्रेसिडेंट मार्कस प्लेयर, इसमें कुल कंट्री के संख्या जो है वो 39 दी गई है, और जब फाउंडर हुए थे, फाउंड किए थे तो कितने, 1989 में 7 मेंबर्स ने फाउंड किया था, वर्तमान में 39 है। प्रेसिडेंट इसके आप याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने टैक्स के बारे में भी डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे दिया है, आप इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, ठीक है, और कल मैं इसके बारे में डिस्कस कर दूंगा। ये आपसे सॉल्व हो जाएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। और ये सब मैं बता चुका हूँ, कोविड-19 है तो टैक्स कलेक्शन डिक्लाइन करेगा, इससे दिक्कत होगी, ठीक है ना। ये सब कल मैं डिस्कस कर चुका था, कल वाले वीडियो में। नहीं देखा है तो आप इसके पहले वाला वीडियो न्यूज़पेपर डिस्कशन ज़रूर देख लीजिए। बॉन्डर ट्राइब की भी डिस्कशन मैंने किए थे, आपको बताया था कि बॉन्डर ट्राइब असम में रहती है, कुल पॉपुलेशन 7,000 है, वल्नरेबल है, ठीक है, मतलब बहुत बुरी दशा में है। सबसे बुरी बात ये हुई है कि यहाँ पे स्प्रेड हो गया है वायरस का, कोविड-19 का। अब इनकी सिचुएशन पहले से ही ख़राब थी, अब इनकी सिचुएशन और ख़राब होने के कगार पे है। अब गवर्नमेंट इस पे मेजर्स ले रही है, हालांकि गवर्नमेंट ने उन सारे पेशेंट को कोरोना सेंटर्स जो वहाँ पे हैं वहाँ पे भेजा है। अब लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ठीक है। ट्राइब का नाम याद रखिएगा, जो अभी अफेक्ट हुई है, कहाँ की लोकेशन है, असम, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्रा रिवर पर एक रोपवे बनाया गया है, ठीक है ना। और ये रोपवे जो है वो किसी रिवर पर बनने वाला लॉन्गेस्ट रोपवे है। ये दो चीज़ों का फोकस इस पे दिया गया है कि ट्रैवल टाइम को कम करेगा, एक रिवर को पार करके आने जाने में जो समय लगता था उसको कम करेगा, और इससे टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। कम कैसे करेगा, 9 मिनट्स लगाएगा, जहाँ पे 30 मिनट लगते थे। अगर उस पार जाना है 30 मिनट लगते थे, अब केवल 9 मिनट्स में काम हो जाएगा। कुछ और फैक्ट हैं, देख लीजिए। इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है, और ये रिवर पर बना हुआ जो है सबसे बड़ा ब्रिज है। अब उसके बाद जो है 2.5 किलोमीटर का एक और क्या कहते हैं रोपवे है, लेकिन ये रिवर पर नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये सबसे हाईएस्ट है। 4 किलोमीटर का भी एक रोपवे है जो औली में उत्तराखंड में है, ये लॉन्गेस्ट है, आप ध्यान रखिएगा कंट्री में। और 2 किलोमीटर का भी दार्जिलिंग में है, ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट रोपवे है। तो ये कुछ फैक्ट थे आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद सुशील मोदी जी हैं, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, और इन्होंने गवर्नमेंट से कहा है, सेंटर से कहा है कि ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि भले ही टैक्स नहीं आ रहा है, लेकिन जीएसटी का शेयर उन्हें स्टेट को देना चाहिए। अब ये इसलिए मोरली बाउंड कह रहे हैं, क्योंकि लीगली तो ऐसा बाध्यता है नहीं कि सेंटर देगी ही, तो ये बोल रहे हैं कि इट इज़ मोरल ड्यूटी, क्योंकि सफ़र तो सब कर रहे हैं, सेंटर को दिक्कत है तो हमको भी तो एक्सपेंसेस देने हैं, हमको भी सैलरीज देनी है, हमारे यहाँ भी खर्चे होते हैं, तो ये कह रहे हैं कि मोरल ड्यूटी है कि इन्हें पूरा करना चाहिए, ठीक है। आइए इस पर कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि एक उदाहरण रखते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो टैक्स को कलेक्ट करती है, तो उसने 1 लाख करोड़ पर मंथ के टैक्स कलेक्शन का एजम्पशन रखा था, लेकिन सिचुएशन ख़राब होने के कारण ये लगातार फॉल होता चला गया, गिरता चला गया, और ये टारगेट पूरा नहीं हुआ, केवल 1 महीने को छोड़ करके, अप्रैल को छोड़ करके, ठीक है। अब जब टैक्स कलेक्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगी, फिर वो दे भी नहीं पाएंगे। इस वजह से सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि भाई दो,
ठीक है। अब फाइनेंस कमीशन का ये काम है, फाइनेंस कमीशन ये बताता है कि कितना शेयर जो है वो स्टेट को मिलेगा, कितना सेंटर को मिलेगा। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ी सी बात मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन से डील करता है। अनुच्छेद 281 के तहत वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। ये जो कमीशन है ये प्रत्येक 5 साल में बनाया जाता है और इसे राष्ट्रपति बनाते हैं। तो राष्ट्रपति प्रत्येक 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं। फाइनेंस कमीशन सिफारिश करता है टैक्सेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, और भी जो भी वित्तीय क्या कहते हैं रिफॉर्म को लेकर के वो सलाह दे सकता है। नवंबर 2017 में प्रेसिडेंट ने 15वें वित्त आयोग का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष NK सिंह होंगे। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। इसके पहले 14वां, जिसके अध्यक्ष YV रेड्डी थे। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? तो फाइनेंस कमीशन क्या करता है, सिफारिश करता है राष्ट्रपति से कि इसके बारे में टैक्स कैसे बटेगा, मेथड क्या है, फार्मूला क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्स बांटा जाएगा उसका। ये कमीशन और क्या करता है, कुछ और चीज़ें जो है ग्रांट इन एड, जो सहायता दी जाती है सरकार के द्वारा राज्यों को, उसका भी रेशियो फिट कर सकता है कि कितना दिया जाएगा, कितना नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये 2 बातें इंपॉर्टेंट थी, आप याद रखिएगा। जो रिपोर्ट होगी फाइनेंस कमीशन की, जो वो एनालाइज करके रिपोर्ट देगा, वो प्रेसिडेंट को देगा, और ये प्रेसिडेंट क्या करेगा, हाउस में सबमिट करेगा। तो इसकी रिपोर्ट जो फाइनेंस कमीशन की होती है वो राष्ट्रपति द्वारा हाउस में सबमिट की जाती है अंडर आर्टिकल 281। 14वां फाइनेंस कमीशन मैंने आपको बता दिया, गवर्नर कौन थे, YV रेड्डी उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये पूर्व जो है RBI के गवर्नर थे। थैंक यू वेरी मच। आज के टॉपिक में इतनी बातें थी जो लेक्चर में हमें कवर करनी थी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर किया करिए। ठीक है, ग्रुप्स में जहाँ पे भी आप जुड़े हुए हैं। और अगर आपको कोई चीज़ और पूछना है, कुछ भी बताना है, तो ऑब्वियसली आप सजेस्ट कर सकते हैं ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके। क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, बट रीज़न ज़रूर दे दीजिएगा कि इस वजह से ये चीज़ गड़बड़ है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ नाइस डे।